गई शुरुआत आपके पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं नेहा बाथम बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। शुरुआत करेंगे लेकिन किसान आंदोलन के साथ, जिसका आज 58वां दिन है। आज किसानों के साथ सरकार 11वें दौर की बात करेगी, लेकिन इससे पहले किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आज नया क्या होने वाला है। क्या सरकार कोई और प्रस्ताव लेकर आएगी या आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल आज हम उठाएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे 98वें दिन भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसान आंदोलन अब भी जारी है। यहां तक कि सरकार ने जो कोशिश की थी, जो पहल की थी, ये कहा था कि 1.5 साल तक इस कानून पर रोक लगी रहेगी, उसको भी किसानों ने खारिज कर दिया है। यहां तक कि ये भी किसानों ने अब कह दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होकर ही रहेगा, वो पीछे नहीं हटने वाले। पहले एक बार प्रेस नोट जारी किया गया, उसके बाद फिर कहा गया कि अभी फाइनल नहीं है। उसके बाद भी अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अगर आप आपसे जानना चाहें कि क्या उस प्रपोजल को लेकर के क्या बात हुई है? रिजेक्ट। 10वें दौर की बातचीत में जो उम्मीदें बंधी थी वो 24 घंटे के भीतर टूट गईं। किसान नेताओं ने सिंगू बॉर्डर पर लंबी मंत्र डाक के बाद सरकारी प्रस्ताव खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल रात एक बयान जारी कर कहा, संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। आम सभा में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई। ना कमेटी मंजूर है, ना होल्ड मंजूर है। तीनों कानून रापील और उसके साथ अपने MSP के खरीद का गारंटी कानून और खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जावे। ये भारत इस मुद्दे के लिए आया है। ये नया घटनाक्रम आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 12 बजे सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत के ठीक पूर्व हुआ है। ऐसे में आज की बातचीत कोई नया नतीजा लेकर आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि 10वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज समाधान की उम्मीद जताई थी। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसान संगठनों के सामने 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। बीजेपी के मुताबिक सरकार ने लगातार नरम रुख दिखाया है। सरकार पूरी तौर पर हर दृष्टि से किसानों के लिए सोचती है। इस नाते वार्ता दर वार्ता होकर के जितनी लीनियंट सरकार है, मैं समझता हूं कि उससे अधिक तो कुछ हुआ ही नहीं जा सकता है। एक तरफ सरकार की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने किसानों से बातचीत शुरू कर दी है। कल समिति ने कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। यानी 2 तरफा कोशिशें जारी हैं। इंतजार समाधान का है। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कुमार कुणाल और अशोक सिंगल के साथ आज तक ब्यूरो। और किसान अब आंदोलन पर ज्यादा अपडेट, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सिंगू बॉर्डर से, जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र, आज जो 58 दिन पूरे हो गए हैं, 22 तारीख है आज ही के दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई थी कि कोई सोल्यूशन निकल सकता है, हल निकल सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। आज एक बार फिर से बातचीत का दौर, फिर से वही क्रियान्वयन सिलसिला, और ऐसे में जो बातचीत लगातार हो रही है, 11वें दौर तक ये बातचीत पहुंच चुकी है, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ट्रैक्टर रैली भी होनी है, कब निकलेगा समाधान? सबके मन में यही सवाल। बिल्कुल नेहा, सबके मन में इसी बात का लेकर के एक तरीके का सवाल है, क्योंकि ये आस जगी थी कि सरकार ने कहा था कि 1.5 साल तक जो तीनों कृषि कानून है उसके अमल पर स्थगन का प्रस्ताव इन किसानों को दिया था, लेकिन इस को लेकर के एक तरीके की जो आस जगी थी उस पर किसानों की तरफ से पानी फेर दिया गया। कल शाम को
जो उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने जो बैठक की उसके बाद ये फैसला लिया गया कि तीनों कृषि कानून को लेकर के जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है उसको वो लोग खारिज करते हैं। ऐसे में आज 11वें दौर की बातचीत 12 बजे है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो एक फार्मूला दिया था उस फार्मूले को तो किसानों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसान आगे क्या कोई कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी फार्मूला अभी तक सरकार की तरफ से दिया गया है उस फार्मूले को रिजेक्ट ही किया गया और उस पर कोई ऐसे स्टेप नहीं बढ़ाए गए हैं। अब दोनों तरफ से जब तक कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकलता है। वैसे में आज की बैठक को लेकर के एक सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। वहीं अगर रात की बात करें तो कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया है और मुलाकात के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार आज किसी और फार्मूले के साथ किसानों के सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि ये जो भी गतिरोध चल रहा है ये गतिरोध टूटना चाहिए। आंदोलन के 58 दिन हो चुके हैं और इस आंदोलन को अगर और आगे खींचते हैं किसान तो उससे देश भर में और देशव्यापी आंदोलन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सिंगू बॉर्डर से जानकारी देते हुए कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की योजना बना चुके हैं। सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश कर चुकी है। ये बातचीत कल हुई थी जो बेनतीजा रही। केएमपी एक्सप्रेस वे पर परेड निकालने का सुझाव दिया गया था, लेकिन किसान दिल्ली में एंट्री पर अब भी अड़े हुए हैं। कल कई शहरों में इसका रिहर्सल किया गया। उन्हीं शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, रेवाड़ी, बागपत और साथ ही पठानकोट, जहां पर एक तरह से प्रदर्शन किया गया कि कैसे 26 जनवरी को इसी तरह की रैली निकाली जाएगी। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। दिल्ली के बाहर तो संभव नहीं है। ऐसे ना जाते, ये किसान ऐसे ही कहाँ चला जाएगा। कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। संगरूर से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली में 26 जनवरी की किसान परेड के लिए चल पड़े। बरनाला से ट्रैक्टर परेड के लिए किसान दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। लुधियाना से किसान अपना अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। तरन तारण से ट्रैक्टरों का रेला आगे बढ़ रहा है। अमृतसर के किसान भी ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे हैं। दावा है ऐसे 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में बिना गणतंत्र दिवस की परेड में व्यवधान डाले किसान भी अपना गणतंत्र प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो 26 जनवरी को क्या होगा? दिल्ली के नक्शे पर आंदोलन क्या ट्रैक्टर परेड के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा या टकराव थमेगा? इसीलिए किसान संगठन और 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने तीसरी बार बातचीत की। क्या बात हुई? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 3 प्रस्ताव रखे। पहला, किसान के एमपी एक्सप्रेस वे पर रैली निकाल लें, जैसे पहले भी निकाल चुके हैं। कोई जगह तय कर लें, कुछ किसान पहचान के साथ उसमें शामिल हो। और तीसरा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर परेड को रद्द कर दें। किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर के साथ उतरना चाहते हैं। पुलिस के प्रस्ताव को अभी खारिज कर दिया। आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। रिपब्लिक डे फंक्शन है जो कि एक नेशनल इवेंट है, इसको हम लोग जो है पूर्णतया सुचारू रूप से चलाएंगे और इसमें हमारा कोई बाधा ना आए, ये हमारा जो है एक कमिटमेंट है। तो अब सवाल ये कि जो किसान पंजाब से एक ट्रैक्टर के पीछे 3-3 ट्रैक्टर बांधकर डीजल का पैसा बचाते हुए परेड करने आ रहे हैं, जो किसान एक ट्रैक्टर पर 2 ट्रॉली में 2 और ट्रैक्टर लाद कर लिए चले आ रहे हैं, क्या ये दिल्ली में 26 जनवरी को चलेंगे? कानून वापसी के लिए शुरू किया गया आंदोलन अब ट्रैक्टर वापसी के मुद्दे पर आकर अटका हुआ है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
तो एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार कानून वापस ले और इसके लिए तैयार हो जाए, तीनों कानून की वापसी हो और एमएसपी पर अलग से कानून बने। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि क्या है देश का मिजाज। इंडिया टुडे ग्रुप और कार्वी इनसाइट ने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर देश का मन जानने की कोशिश की। नए कृषि कानून पर यह राय ली गई कि किसानों के लिए मददगार है। 34% लोगों ने यह माना। उद्योगपतियों को यह फायदा पहुंचाएगा। 32% लोगों की यह राय थी और दोनों का फायदा होगा। 25% लोगों ने यह माना। देश का मिजाज कृषि कानून को लेकर आपके सामने कार्वी ने यह सर्वे किया और ये जाना कि किसानों के लिए मददगार सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी राय इसी बारे में दी है। उसके बाद दूसरा जो सवाल पूछा गया वो था कि किसान आंदोलन कैसे रुकेगा, कृषि कानून में सुधार किया जाए। 55% लोगों ने माना कृषि कानून वापस हो। 28% लोगों ने ये माना और साथ ही सरकार कुछ ना करे। 10% लोगों ने ये राय दी। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर आईटीओ के पास एक इमारत में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया है। काबू पाने के लिए आग पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आईटीओ के पास एक इमारत में आग लगने से वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको उसी इमारत दिखा रहे हैं। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। तंसीम, क्या अपडेट, क्या जानकारी, डिटेल्स मिल पा रही है? ये आईटीओ पे इंजीनियर्स इंडिया की जो बिल्डिंग है उसमें ये आग फायर पैनल में आग लगी थी जो फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद जब कॉल हुई तो करीब 3 फायर टेंडर्स वहां पे मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि आग को काबू कर लिया जाए। क्योंकि सुबह का वक्त है, इस वक्त अंदर कोई ऐसा उम्मीद की कर रहे हैं फायर ऑफिसर्स की कोई मौजूद नहीं है। इसकी वजह से कोई ऐसा डर नहीं है कि किसी कैजुअलिटी का, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आग पे काबू पाया जा सके। फायर पैनल के में लगी है तो ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह हो सकती है एक बड़ी आग लगने की, जो कि बाद में पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है, लेकिन फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब कर्नाटक के शिमोगा में हुए ब्लास्ट की करेंगे। शिमोगा जिले के हनासोदू गांव में धमाका रात करीब 10:15 बजे के आसपास हुआ। जिस जगह यह धमाका हुआ उसका इस्तेमाल खनन कार्य के लिए किया जाता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक खड़े ट्रक में विस्फोट डायनामाइट से हुआ। धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। धमाका इतना भीषण था कि पास के चिकमंगलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए। विस्फोट से कई घरों के शीशे टूट गए। कर्नाटक सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और बम निरोधक दस्ते को रवाना कर दिया गया है। और अब बात एक और हादसे की करेंगे जो कि कल पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में हुआ। आग में 5 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आज सेरम उद्धव ठाकरे इस इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। आसमान से उठता ये धुआं उस सीरम इंस्टीट्यूट के प्लॉट में आग लगी है जहां कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के प्लॉट की 5वीं मंजिल पर कल दोपहर अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के प्लॉट में लगी आग की खबर से हड़कंप मच गया और फौरन ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही थी और इस नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले लोग यहां निर्माण के लिए काम में लगे हुए थे और आग लगने के बाद वो इसमें फंस गए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।
हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उद्धव आज पुणे पहुंच रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्द ही इस प्लांट में काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले इस प्लांट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और हम आपको इन्हीं हादसों की तस्वीरें दिखा देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में कल आग लगी जिसमें 5 की जान चली गई। वहीं कर्नाटक के शिमोगा में जो हादसा हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई डायनामाइट ब्लास्ट में। आज दिल्ली में आईटीओ स्थित इमारत में आग लगी हुई है जहां पर अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया है। ये तस्वीर है ब्रिस्बेन टेस्ट के नायक मोहम्मद सिराज की। देखिए ये पूरी खबर। इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। ये ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत के नायक मोहम्मद सिराज है। ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे से अपने घर हैदराबाद लौटने के बाद वो सीधे पिता की कब्र पर गए और सजदे में सिर झुकाया। सिराज जब ऑस्ट्रेलिया में थे तभी उनके पिता का इंतकाल हुआ था, लेकिन पिता का सपना पूरा करने के लिए वो अंतिम संस्कार में घर नहीं लौट पाए। निजी शोक के बीच कंगारुओं की धरती पर भारत को जीत दिलाने में सिराज ने जो दमखम दिखाया वो मिसाल बन गया। आज तक से बातचीत में सिराज ने बताया कि उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में रुकने का फैसला कितना मुश्किल था। मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि डैड का एक ड्रीम था कि मेरे बेटे का मैच पूरी दुनिया देखे और मेरा बेटा देश के लिए खेले और नाम कमाए। बस यही था कि मैं डैड का ड्रीम पूरा करूं और वो टफ सिचुएशन में बहुत ही मैं मेंटली नीचे भी चले गया था, उतना स्ट्रांग नहीं था मेंटली मैं। और जैसे क्वारंटाइन था, कोई मेरे पास आ नहीं सकता था। बस जो भी है मेरे प्लेयर्स सपोर्ट खाली मैसेज में सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैं घर पे भी बात किया तो मॉम ने भी ये बोला था कि डैड का जो भी सपना है तो पूरा करके आ बेटा। सिराज जब घर लौटे तो माहौल काफी भावुक था। बेटे को देखते ही मां रो पड़ी। सिराज हौसला बंधाते रहे। मैं घर इंटरव्यू हुआ, मॉम रोने लग गई थी, बट मैं स्ट्रांग बन के उनको पॉजिटिव दिया। तो घर पे चिकन बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था कि नहारी पाए खाए। बहुत दिन के बाद घर का खाना खाने को मिला, अच्छा लगा घर का खाना खाकर। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान सिराज की पहली भावुक तस्वीर जब सामने आई तब सिडनी टेस्ट में वो राष्ट्रगान के दौरान पिता की याद में रो पड़े थे। पिता का साया उठना किसी भी इंसान के लिए बेहद शोक और मुश्किल का पल होता है। ऐसे में निजी शोक को काबू कर राष्ट्रीय कर्तव्य को तवज्जो देकर सिराज ने बड़ी मिसाल कायम की है। हैदराबाद से आशीष पांडे और कोलकाता से बोरिया मजुमदार के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के गरीबों को पक्का घर मिले, इसीलिए 2016 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस बहुत अच्छी पहल के राजस्थान में 4 लाख घर कागज पर तो बने, जमीन पर नहीं बने। इस पर हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सपने को धुआं करने वाली राजनीति ने कैसे अपने खजाने का भगोना सेट करने के नाम पर नारायणी देवी जैसे लोगों को 4 साल बाद भी पक्के घर के अधिकार से दूर रखा, ये आज तक आपको दिखाने जा रहा है। घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है।
लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाली घर देने की योजना में कैसे मिली भगत की लोरी गाकर 4 लाख गरीबों के घर गायब करके एक जरूरी स्कीम को जमीन पर लेटा दिया गया, ये आज तक दिखाने जा रहा है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। लेकिन जो घर भारत के गरीब की मदद दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, वही राजस्थान में क्यों राजनीति के जाल में उलझाए जा रहे हैं? आज तक संवाददाता शरद कुमार के साथ आज की दस्तक में 3 कहानियां आपको पता चलने वाली हैं, जिन्हें दिल्ली से जयपुर तक सरकारी अधिकारियों को देखना जरूरी है। पहली कहानी, खाते में पीएम आवास योजना का पैसा आया, लेकिन दावा है जमीन पर 4 लाख घर गायब है। दूसरी कहानी, घर बनाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन पैसे आने का आज तक इंतजार है। तीसरी कहानी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की सियासत में लाखों गरीबों के घर फाइलों के पन्ने में अटकाकर छोड़ दिए गए। देश के गांवों में जब पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं, तब पता चला कि राजस्थान में सरकारी निगरानी ठीक से न होने के कारण 4 लाख घर गायब हो गए, यानी कागज पर बने, जमीन पर नहीं। राजस्थान में 13 लाख घरों के लिए पैसा दिया गया, लेकिन दावा है 9 लाख घर ही मिल रहे हैं, 4 लाख घरों का अता पता नहीं। तो ये घर कहां गए? यही पता करने के लिए शरद कुमार जयपुर की फागी तहसील पहुंचते हैं। कुम्हारों की इस बस्ती में जहां पीएम आवास योजना के घर का गेट होना चाहिए, एक कबाड़ की जाली खोली जा रही है। यहां फरीद का घर होना था, क्यों नहीं है? पैसा कहां गया? हमने पूछा। डिब्बे से कागज निकालते फरीद ने बैंक पासबुक दिखाई। ये बताती है 2017 में इन्हें पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा रुपए मिले, लेकिन घर तो कहीं दिख नहीं रहा। पैसे का क्या किया? जो पैसा घर बनाने को मिला, उससे मोटरसाइकिल खरीद ली। मोटरसाइकिल को ढक कर रखते हैं। और फरीद जैसे दावा है कि सैकड़ों लोग पीएम आवास योजना का पैसा यूं ही खर्च करके अब भी झोपड़ियों में रहते हैं। 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिले थे, लेकिन देख सकते हैं किन परिस्थितियों में ये रह रहे हैं। घर तो बना नहीं, पैसे खर्च हो गए। मोटरसाइकिल तो काम पे जाने के वास्ते लिए थे, गरीब आदमी। यही हाल यहाँ हकीम का मिला। 2 किश्त घर बनाने के लिए मिली। 78,000 रुपए में घर बनाना शुरू करने की जगह दूसरे कामों में खर्च कर दिए। बच्चे और परिवार आज भी झोपड़ी में रह गए। सरकार ने पैसे दिए मगर मकान बने नहीं, तो फिर मकान गए कहाँ? इसकी पड़ताल करते हुए हम फागी के कुम्हारे के मोहल्ले में आए, जहाँ पर लोगों को पैसे तो मिल गए हैं, मगर इन्होंने अब तक मकान बनाया नहीं है। इनका कहना है कि सारे पैसे खर्च हो गए, अब सरकार फिर से देगी तभी मकान बनाएंगे। अकेले राजस्थान में दावा है इस तरह 4 लाख घर पीएम आवास योजना का पैसा पाने के बाद हवा में है। और अधिकारी कहते हैं, हमने पाबंद किया है अभी कि उसको नोटिस जारी करें, और 2-3 नोटिस जारी करके और तीसरे नोटिस पे फिर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। अब दस्तक देकर आपको ये सवाल पूछना जरूरी है, जब नियम के मुताबिक घर की पहली किस्त से तीसरी किस्त तक 7 स्टेज पर सरकारी निगरानी होती है। हर चरण में घर के निर्माण की फोटो अधिकारी को खींचनी होती है। घर का काम शुरू नहीं तो पैसा खाते में डाला ही नहीं जा सकता। तो गांव से लेकर जिले तक के अधिकारियों ने क्या मिली भगत करके पैसा खा लिया? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब बात अपराध के खिलाफ यूपी सरकार के अभियान की करेंगे। माफिया, डॉन, गैंगस्टर, शातिर अपराधियों के अड्डों को योगी की पुलिस चुन चुन कर निशाना बना रही है। बड़े से बड़े माफिया डॉन के खिलाफ जारी ये उत्तर प्रदेश में कानून का भूकंप है। ऐसा भूकंप जो अपराधियों की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ताकत को ध्वस्त कर दे रहा है। ये धूल, ये गुबार उत्तर प्रदेश के मेरठ में माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की कोठी के जमींदोज होने के बाद उठा।
जहां अब तक कानून को घर की खेती समझने वाले माफिया डॉन की हवेली में प्रशासन ने इतने हथौड़े मारे कि बदन सिंह बद्दो की तरह बनने की सोचने वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं। आगे बढ़े उससे पहले दो तस्वीरें देखिए। कैसी थी अपराधी की करोड़ों की अवैध कोठी और कैसे 2 घंटे में कानून के बुलडोजर से गिरा दी गई। और कौन था ये डॉन, जरा सुनिए एसएसपी साहब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसे आजीवन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है और ये फर्रुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर इसने अपने बाहुबल और अशोक से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। नोएडा के सेक्टर 63 में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। एहतियातन वहां से लोगों को हटा दिया गया है। बम के अंदेशे के बाद सुरक्षा और मजबूत कर दी गई है। सेक्टर 63 नोएडा में जहां पर पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। बम की आशंका यहां पर होने की जताई जा रही है और बम के अंदेशे के चलते सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। तस्वीरें उसी जगह की, उसी इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 63 नोएडा का, जहां पर संदिग्ध सामान मिलने से अफरा तफरी। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है ताकि जांच ठीक तरीके से की जा सके। संदिग्ध सामान वहां पर बरामद हुआ है और किसी अनहोनी के अंदेशे के चलते वहां पर इस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। बम की सूचना मिली थी सर, ये क्या जानकारी है? ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज्म है एक सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं बीडीएस की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा और हमारी बीडीएस टीम ने इसको डिफ्यूज कर दिया है। ये वो संदिग्ध सामान है जो पाया गया है नोएडा के सेक्टर 63 में। इसके बाद पुलिस सक्रिय, जांच एजेंसियां सक्रिय और अब बम निरोधक दस्ता इसे निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। ये बॉम्ब जैसे दिखने वाली वस्तु अब इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में लोगों को उस जगह से हटा दिया गया है जहां पर यह संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। नोएडा सेक्टर 63 का ये मामला।